हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आप इनको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पौधों की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए राइट ऑप्शन बताऊंगी। आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करते जाइए कि आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है ड्रिप सिंचाई। ठीक है, ड्रिप सिंचाई के द्वारा पौधों की जड़ों को जल की बूंदों के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि जल धारक क्षमता को नष्ट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा कारक जो होता है भूमि जल धारक जो क्षमता होती है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, जल धारक क्षमता को नष्ट करता है। तो वह करता है फ्रेंड्स, वह करता है हमारा रासायनिक उर्वरक। यह जो है भूमि जल धारक क्षमता को नष्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण में की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो यह जो आया था फ्रेंड्स, यह आया था 1996 को आया था। तो राइट ऑप्शन हमारा जो रहेगा वह रहेगा 1996 को आया था, वह जो रहेगा हमारा ए रहेगा। ठीक है, चलिए राइट ऑप्शन हमारा किस पे जाएगा, ए पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखना क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1991 में से लेकर 1991 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स, यह जो वृद्धि हुई है वह हुई है 3.5 गुना। ठीक है, 1901 से लेकर 1991 तक के बीच में भारत की जो जनसंख्या है वृद्धि हुई है 3.5 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि जो महासागर है, पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है, तो पृथ्वी पर जो है 71% जो है जल है और 29% जो है थल है। तो इसलिए क्या है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतया कितने प्रतिशत भूभाग जल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सामान्यतः जो है कितने प्रतिशत भूभाग जो भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है फ्रेंड्स 90% जो है भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिंचाई वगैरह होती है वह किससे होती हैं, मोस्टली कुएँ से होती हैं। ठीक है, तो कुएँ से होती है, इसलिए 90% जो है जल भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल शुद्ध और स्वच्छ है। तो हमारी जो पृथ्वी है इस पर कितनी प्रतिशत जल जो है शुद्ध और स्वच्छ है। कहने का मतलब ये है कि कितनी प्रतिशत जल है जो कैसा है, पीने योग्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह है कहीं कहीं 2% आता है और कहीं कहीं 3% आता है। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स वह रहेगा हमारा 3%। ठीक है, 3% जो है जल जो पीने योग्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए फ्रेंड्स, 1 पौंड कागज उत्पादन के लिए लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 1 पौंड जल के लिए कितने प्रतिशत पानी की आवश्यकता होती है। तो यह होती है फ्रेंड्स, हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा 10 लीटर पर। ठीक है, 10 लीटर जो है जल की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा, इंदिरा गांधी जो परियोजना है फ्रेंड्स, वह किस राज्य से संबंधित है? वह है हमारा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन जाएगा सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भूमंडल जल का कितने प्रतिशत लवणीय जल है? तो भूमंडलीय जो जल है उसका कितने प्रतिशत लवणीय है? तो उसका जो है वो 97% जो है लवणीय जल है। 97 कैसा है? लवणीय जल है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा जाएगा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फ्रेंड्स, 11 में क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक है? देखिए फ्रेंड्स, अजैविक घटक का मतलब आप लोग इतना याद रखिए, जिसमें जीव हो, है ना, वो होगा जैविक, और जिसमें जो निर्जीव हो वह होगा अजैविक। तो अजैविक घटक पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है, अपन ऑप्शन से देखते हैं, इसमें दिया है जीव जंतु। ठीक है, तो यह अजैविक घटक नहीं हो सकता। ठीक, इसमें दिए वनस्पति, वनस्पति जीव है, जीव जगत से संबंधित है, इसलिए यह भी अजैविक घटक नहीं है। देखिए, जीव जंतु इसमें भी दिए हैं, वनस्पति दिए और सूक्ष्म दिए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा डी पर जाएगा, क्योंकि इसमें वायु, खनिज और जल। ठीक है, इसमें जैसे प्रकाश वगैरह भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश भी किस में आता है? प्रकाश भी हमारा अजैविक घटक में आता है। मिट्टी है, यह भी अजैविक घटक में आती है। ठीक है, सिर्फ आप इतना याद रखना कि जो जिसमें जीवन हो, जो जैविक हो, जो वृद्धि करता है, जो बढ़ता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? जैविक। और अजैविक किसको बोलेंगे? जिसमें निर्जीव हो, जिसमें जान ना हो, वो अजैविक घटक कहलाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, विश्व पर्यावरण जो दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है फ्रेंड्स हमारा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में ऊर्जा संकट से उबरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाने की आवश्यकता है? तो हमें ऊर्जा संकट से निपटना है, तो किस तरीके की हम ऊर्जा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है? तो किस तरीके की ऊर्जा प्राप्त करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सौर ऊर्जा है, क्योंकि हमको सूर्य से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, फ्री में मिलती है। ठीक, पवन ऊर्जा है। ठीक, और भूगर्भीय ताप ऊर्जा है। तो ये तीनों हैं जो भविष्य में मतलब ऊर्जा संकट से उबरने में हमारी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा वह जाएगा हमारा डी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मेधा पाटकर संबंधित है। ठीक है, तो जो मेधा पाटकर थी फ्रेंड्स, वह जो संबंधित थी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे संबंधित थी? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा डी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन। तो देखिए, पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से जो चलाए गए आंदोलन हैं वह है हमारे देखिए, एपिको आंदोलन भी चलाया गया था फ्रेंड्स। ठीक, एपिको आंदोलन चलाया गया था फ्रेंड्स, एपिको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और दूसरा जो चलाया गया था वह चलाया गया था हमारा देखिए, एपिको आंदोलन चलाया गया था। ठीक, एपिको आंदोलन चलाया गया था, दूसरा चलाया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, और तीसरा शांत घाटी आंदोलन चलाया गया था। और ये तीनों ही जो आंदोलन चलाए गए थे वह पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा डी पर, क्योंकि शांत घाटी आंदोलन, ठीक, और नर्मदा बचाओ आंदोलन और एपिको आंदोलन, ये चारों ही चलाए गए थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा डी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हर एग्ज़ाम में इसको पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना अति आवश्यक है। चलिए देखिए, क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो जो क्योटो सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स, वह हुआ था
वह हुआ था 1997 में। क्योटो सम्मेलन का हुआ था 1997 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विश्व तापमान में वृद्धि, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है ना, तो का दुष्परिणाम है। तो इसका जो दुष्परिणाम क्या होगा, क्या हुआ फ्रेंड्स, कि वर्षा में कमी आई। ठीक है, विश्व तापमान में यदि वृद्धि होगी तो वर्षा में भी कमी होगी। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होगा और सूखा, अकाल और बाढ़ भी होंगे। तो इसलिए जो ऑप्शन जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन इस पर जाएगा डी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इसका पीएच मान जो होता है कितना होगा, जब हम इसे अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स, वह जो जाता है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। ठीक है, तो 7 से इस तरफ जो होते हैं फ्रेंड्स, वह कहलाते हैं अम्लीय। ठीक है, 7 के इस तरफ, ठीक है, 6 है, 5 है ना, 0 से 7 तक कहलाते हैं अम्लीय, और 7 से 14 तक जो पदार्थ होते हैं, धातु होते हैं, वो कहलाते हैं क्षारीय। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इसे अम्लीय कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अम्ल है ना, अम्ल कैसे अम्लीय कहा जाता है, तो 7 से कम होगा अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगा तो वह कहलाएगा हमारा क्षारीय। ठीक है, और 7 होगा ना तो वह जो हमारा ठीक है फ्रेंड्स, तो जो 7 से कम होगा तो वह कहलाएगा हमारा अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय कहलाएगा, और 7 रहेगा तो वह कहलाएगा उदासीन। ठीक है, जिसका मान 7 होता है पीएच मान, तो वह तत्व होते हैं उदासीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अत्यंत क्षारीय पूछ रहा है। ठीक है, तो अत्यंत क्षारीय क्या कहलाएगा। ठीक, अत्यंत क्षारीय वो कहलाते हैं फ्रेंड्स, अत्यंत अधिक क्षारीय। ठीक है, तो अत्यंत क्षारीय बोला है ना, तो इसका जो पीएच मान होगा वह होगा हमारा 14। ठीक है, मतलब अत्यंत क्षारीय पीएच मान। अब देखिए, अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान, अत्यंत अम्लीय जल, तो अत्यंत अम्लीय जल होगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा हमारा 0 पर। ठीक है, तो अम्ल कितने, हमने आपसे बताया था ना, 0 से 7 तक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, सॉरी, अम्लीय होते हैं। 0 से 7 तक अम्लीय होते हैं, और 7 से 14 तक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो यदि आपसे अत्यंत अम्लीय पूछा जाए तो 0, और अत्यंत क्षारीय पूछा जाए तो 14। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, पीएच मान पाया जाता है, तो पीएच मान हमने अभी आपको बताया ना, तो पीएच मान पाया जाता है तो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो यह पाया जाता है फ्रेंड्स, पीएच मान 0 से 14 के मध्य में, 0 से 14 के मध्य में पाया जाता है पीएच मान। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा ए पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। CFC का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, CFC का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आप लोगों को पता है कि वातानुकूलित यंत्रों के प्रयोग में CFC का प्रयोग होता है। ठीक है, और प्लास्टिक व दवाएं बनाने, दवा उद्योगों में भी होता है, और प्रशीतकों में उद्योग में भी होता है। ठीक है, तो सभी में होता है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वह जाएगा हमारा डी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बस कुछ क्वेश्चन और हैं, 4-5 ना। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, और जो क्वेश्चन है वह आप लोगों को कैसे लगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, चमत्कारी यौगिक ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कि चमत्कारी यौगिक की संज्ञा किसे दी गई है, या चमत्कारी यौगिक किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा CFC, जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको चमत्कारी यौगिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए,
विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या है। तो विकास के द्वारा जो उत्पन्न है ना पर्यावरणीय समस्या क्या है, तो देखिए जैसे जैसे विकास हो रहा है ना उसी हिसाब से क्या हो रहा है, ऊर्जा का संकट भी हो रहा है फ्रेंड्स। विकास हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऊर्जा का संकट भी हो रहा है उसी हिसाब से, ठीक है, ऊर्जा का संकट हो रहा है। फिर जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है जैसे जैसे विकास हो रहा है, ठीक, और विश्व तापमान की वृद्धि भी हो रही है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा डी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 25। पर्यावरण संरक्षण का उपाय है। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण संरक्षण, यदि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है तो निम्न ये उपाय अपने अपनाने पड़ेंगे। तो कौन सा उपाय है, देखिए प्रदूषण पर हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। वनोन्मूलन पर रोक तथा वन रोपण, यह भी ठीक है कि वनोन्मूलन पर रोक लगाई जाए, वनों की कटाई पर, और वनों का रोपण किया जाए। नेक्स्ट जनसंख्या नियंत्रण, तो यह भी हमारा जो है पर्यावरण संरक्षण उपाय के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसके जो राइट ऑप्शन जो रहेंगे वह जाएगा हमारा डी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी हरित गैसों का सर्वाधिक उत्पादन कराने वाला देश है। तो देखिए ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी हरित गैसों में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह जो देश है वह है हमारा जापान, ठीक है। जापान के जो दो शहर हुए थे, नागासाकी और हिरोशिमा, इन पर परमाणु बम गिराए हुए थे अमेरिका ने, आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो इसकी वजह से है ना वहाँ पर जो है हरित गैसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल क्षेत्र की पुष्टि किस वर्ष की गई थी। तो देखिए परत पर जो है ओजोन परत पर विशाल जो छिद्र हुआ था है ना, उसकी जो पुष्टि किस वर्ष की गई थी, तो फ्रेंड्स यह जो की गई थी, यह जब अंटार्कटिका पर ओजोन परत पर जो छिद्र था यह जो देखा गया था वह देखा गया था 1985 में। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा सी पर। 1985 में देखा गया था कि अंटार्कटिका पर ओजोन परत में एक विशाल क्षेत्र, नहीं फ्रेंड्स इसमें आप छिद्र देख लेना, ठीक है, एक मिनट, क्या देखोगे, छिद्र, विशाल छिद्र हुआ था और इसको अब देखा था 1985 में देखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन गैस पाई जाती है, तो देखिए फ्रेंड्स ओजोन गैस पाई जाती कहाँ, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है क्या, ठीक है, पृथ्वी से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 3 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वह जाएगा सी पर, 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है, सबसे ज़्यादा सघन जो है ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है फ्रेंड्स भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, CFC का आविष्कार अमेरिका ने किस वर्ष किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CFC का जो आविष्कार है वह जो है अमेरिका ने किस वर्ष किया था। तो देखिए फ्रेंड्स वह जो किया था 1930 से 31 ईस्वी में, ठीक है, 1930 से कब किया था, 31 ईस्वी में किया था, अमेरिका ने किया था CFC का आविष्कार, ठीक है। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन जो है मेरा पढ़ा हुआ कैसा लग रहा है, मेरे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चनों को पैटर्न कैसा लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू माय वाचिंग चैनल।